इस लेक्चर में हम बात करेंगे EMI के MCQ क्वेश्चंस के। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, whenever there is a relative motion between a coil and magnet, the magnitude of induced EMF set up in the coil does not depend upon relative speed between the coil and magnet। इस पे तो डिपेंड करता है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कॉइल मैग्नेटिक मोमेंट पे भी डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल इस पे डिपेंड नहीं करता, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसका आंसर होना चाहिए सी। किस पे डिपेंड नहीं करता, वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि कॉइल की रेजिस्टेंस का। आंसर है सी, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल। अगला क्वेश्चन, अ शॉर्ट सोलेनॉइड ऑफ रेडियस ए, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ n1, रेडियस दे रखा है, नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे, लेंथ दे रखी, इज केप्ट कोएक्सियली इनसाइड अ वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ रेडियस b, नंबर ऑफ टर्न्स n2। ठीक है, व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्शन। तो सबसे पहले तो आप म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला देखें। म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट n1 n2 एरिया l। ठीक है, यहाँ पर जो एरिया होता है वो बड़े वाले सोलेनॉइड का लिया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इन ऑप्शंस में से कोई ऑप्शन है ये। हाँ, तो ऑप्शन है आपका सी। इस क्वेश्चन में देखते हैं, टू आइडेंटिकल सर्कुलर कॉइल A and B आर केप्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब, ठीक है, साइड बाय साइड विदाउट टचिंग ईच अदर। इफ द करंट इन कॉइल A इंक्रीज विद टाइम, ठीक है, इन रिस्पॉन्स द कॉइल B, अब कॉइल B क्या करेगी, इज अट्रैक्टेड बाय कॉइल A, रिमेन स्टेशनरी, इज रिपेल्ड और इज रोटेट। अब यहाँ पर बात आ रही है किस चीज़ की, दो कोसेंट्रिक कॉइल है ए और बी, ठीक है, उनको हॉरिजॉन्टल ट्यूब की तरह साइड बाय साइड रखा गया, वो एक दूसरे को टच नहीं कर रही है। ठीक है, और उनके अंदर करंट इंक्रीज किया जा रहा है। अगर उनके अंदर करंट इंक्रीज करेंगे तो वो दोनों रिस्पॉन्स करेंगे, या तो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। ठीक है, अब दोनों कॉइल के अंदर अगर करंट इंक्रीज करेंगे तो रिपेल करेगी, और करंट डिक्रीज करेंगे तो अट्रैक्ट करेगी। तो यहाँ जवाब आना चाहिए कि कॉइल ए, कॉइल बी इज रिपेल्ड बाय कॉइल ए। ठीक है, अगर करंट इंक्रीज नहीं करते तो स्टेशनरी रहती। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद अ कॉइल ऑफ n टर्न्स of area of cross section A held with its plane parallel to the magnetic field B is, अगर पैरेलल है तो जवाब होगा 0। देखो कैसे, पैरेलल का मतलब क्या है, यहाँ पर पैरेलल का मतलब है ये है आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप ऐसे बना लो उसका, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कॉइल्ड एन का, ये पैरेलल है। ठीक है, अब इसका नॉर्मल यहाँ आएगा, नॉर्मल में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, ये कलर दिखाई नहीं देगा, ये है 90। अब फॉर्मूला लगाओ फ्लक्स का। फ्लक्स क्या है आपका, नंबर ऑफ टर्न्स बी ए कॉस थीटा। अगर थीटा हो 90 तो फ्लक्स कितना आएगा, 0, ऑप्शन डी। फिर दोबारा पढ़ते हैं,
द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद अ कॉइल ऑफ n टर्न्स ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हेल्ड विद इट्स प्लेन, यहां से ध्यान दो, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, प्लेन पैरेलल है, नॉर्मल पैरेलल नहीं। नोट, प्लेन पैरेलल है तो नॉर्मल ऑफ एरिया परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यूज द एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट? इलेक्ट्रिक पावर मीटर यूज करता है, इंडक्शन फर्नेस यूज करता है, मैग्नेटिक ब्रेक यूज करता है, एलईडी नहीं करता। एलईडी का मैं मतलब बताता हूँ आपको, लेसन नंबर 14 में आएगा, लाइट एमिटिंग डायोड। ये एक तरीके का सेमीकंडक्टर है, तो सी ऑप्शन होना चाहिए। एक तरीके का सेमीकंडक्टर है, ये आपको याद होगा स्टार्टिंग में मैंने चैप्टर कराया था, लेसन नंबर 14। आगे चलते हैं। अ बॉय पेडल्स अ स्टेशनरी बाइसिकल। ठीक है, द पेडल ऑफ बाइसिकल आर अटैच टू अ 200 टर्न ऑफ कॉइल ऑफ एरिया दिस। अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें उठानी है आपको, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया। ठीक है, द कॉइल रोटेट्स एट हाफ अ रेवोल्यूशन पर सेकेंड। अच्छा, कॉइल रोटेट कर रही है हाफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड के हिसाब से। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, एरिया गिवन है, और एक चीज गिवन है आपको, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, ये आपका ओमेगा। ठीक है, ये है आपका रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, और ये आपको दे देगा ओमेगा 2 पाई 2 पाई न्यू। अब जरा ध्यान देना, नोट, ये 11th क्लास में भी दिक्कत देता था कि ओमेगा क्या होता है, एंगल अपॉन में टाइम। एक पूरे चक्कर के लिए 2 पाई बाय टी, और इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, और वहीं पे फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी वो होता है 1 अपॉन टाइम, रेवोल्यूशन पर सेकेंड। खाली पर सेकेंड भी यूज कर लेते हैं हम इसके लिए, या हर्ट्ज। ठीक है, तो अगर हर्ट्ज में यूनिट हो, रेवोल्यूशन पर सेकंड में हो, रेवोल्यूशन पर मिनट में हो, पर सेकंड में हो, तो वो फ्रीक्वेंसी दी हुई है। यहाँ क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दी थी, ओमेगा निकालना था। ठीक है, अब आगे क्या कहता है, मैग्नेटिक फील्ड दिया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ कॉइल। परपेंडिकुलर वर्ड भी काम आएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 0.02 टेस्ला। ठीक है, तो अब वो कहता है द मैक्सिमम वोल्टेज जनरेटेड, ईएमएफ कितना होगा। ईएमएफ होता है तुम्हारा मैक्सिमम वोल्टेज, तो वो आएगा आपका NBA ओमेगा। कहाँ से आया, ई का एक फॉर्मूला था, ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, वहाँ पे जो ई नॉट होता है मैक्सिमम होता है। ठीक है, याद करने के लिए मैंने आपको बताया भी था, नवाब, वो यही नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया, और ओमेगा क्या है आपका, एंगुलर वेलोसिटी। नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं क्वेश्चन में 200, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है कुछ 0.02, एरिया 0.10, और ओमेगा सॉल्व करना पड़ेगा 2 पाई 0.5 को, या पाई ले लो खाली। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। द सेल्फ इंडक्शन L ऑफ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ स्मॉल l एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A
विथ फिक्स नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीजेस। सेल्फ इंडक्शन इंक्रीज किया है आपने, तो क्या क्या इंक्रीज होगा? अच्छा, फिक्स नंबर ऑफ टर्न्स है, एक तो इस बात पे ध्यान दो, नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स्ड है। इंक्रीजेस एज, सेल्फ इंडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हमें क्या इंक्रीज करना होगा? लेंथ और एरिया दोनों। अच्छा, लेंथ डिक्रीज करनी होगी, एरिया इंक्रीज करना होगा। अच्छा, लेंथ इंक्रीज करनी होगी, एरिया डिक्रीज करना होगा। तो हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। अभी पीछे म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला देखा था हमने, दोबारा देखते हैं। म्यू नॉट ए n1 n2 मल्टीप्लाई में लेंथ। ठीक है, अब इसी को ले लो, यहाँ पर म्यू नॉट ए तो ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं ना, ये छोटा एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स की डेंसिटी, यानी कि n बाय एल, n2 बाय एल इंटू एल फॉर सेल्फ इंडक्शन। ये म्यूचुअल इंडक्शन से इसलिए चलवाता हूँ क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन में n1 n2 अलग है, सेल्फ इंडक्शन में n1 n2 इक्वल है, बात एक ही। अब अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ से L कट जाता है, तो म्यू नॉट ए एन स्क्वायर बाय एल, तो आप कहोगे L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ टर्न्स के, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे L बढ़ेगा, और लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर L डिक्रीज होना चाहिए, L डिक्रीज बी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। एरिया इंक्रीज होना चाहिए, यहाँ एरिया ऊपर आ रहा है, तो ऑप्शन बी बैठेगा यहाँ पर। दूसरी बात, अगर यही आपसे क्वेश्चन पूछता वो म्यूचुअल इंडक्शन में, तो भी आप दे सकते थे। वहां बस एक चीज का फर्क आता है, दोनों के नंबर ऑफ टर्न्स अलग अलग लिए जाते हैं, और कोई बात अलग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कहता है। इंडक्शन फर्नेस मेक यूज ऑफ सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन या एडी करंट। एडी करंट, एडी करंट की एप्लीकेशन है इंडक्शन फर्नेस। क्वेश्चन नंबर 9, आपको इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकालनी है ए से लेके बी तक की। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर बना क्या रखा है हमने, और एक ऐसा केस है, इस वायर के सेक्शन में कुछ नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर ए है और सेम यहाँ पर ए है, ये सिर्फ कनेक्टिंग वायर है। ये बी है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ नहीं है, तो ये बी है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ नहीं है, तो ये भी ए है। अब यहाँ से क्या क्या दिखाई देता है देखना, मैं मार्क करता जाऊंगा, उसको देखते जाओ। ये वाला, ये ए बी है, ठीक है। अब ये वाला, ये भी ए बी है, ये वाला, ये भी ए बी है, कौन कौन से ले लिया हमने? ये ले लिया, ये ले लिया, और एक ये लास्ट, ये भी ए बी है। तो चारों इंडक्टर इस तरीके से अरेंज है, इन सबको जोड़ दो, वही जैसे ऊपर कनेक्टिंग वायर को जोड़ रखा है, तो ये चारों केस पैरेलल में दिखाई देते हैं। ऑल इंडक्टर्स आर इन पैरेलल अरेंजमेंट। तो L इक्विवेलेंट क्या आएगा आपका? 1/L पैरेलल इज इक्वल्स टू 1/L1, 1/L2, 1/L3,
1/L4, ठीक है। सबका 4 हेनरी दे रखा है, 1/4 1/4 1/4 1/4 जोड़ोगे 1 आ जाएगा, आंसर होगा 1 हेनरी। ये ऑप्शन है। द म्यूचुअल इंडक्शन M122 of coil 1 with respect to coil 2 increase when they are brought nearer। क्या नजदीक लाने से म्यूचुअल इंडक्शन बढ़ता है? हाँ बढ़ता है। डिपेंड ऑन द करंट पासिंग थ्रू द कॉइल्स, करंट पे डिपेंड नहीं करता। म्यूचुअल इंडक्शन करंट पे डिपेंड नहीं करता। मैं आपको म्यूचुअल इंडक्शन का एक बार फिर फॉर्मूला बता देता हूँ। म्यू नॉट एरिया N1 N2 नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है और लेंथ पे भी डिपेंड नहीं करता। इंक्रीज व्हेन वन ऑफ देम इज रोटेट अबाउट एन एक्सिस, नहीं रोटेशन पे डिपेंड नहीं करता। ये आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखो, कहता है अ जेट प्लेन इज ट्रेवलिंग वेस्ट एट अ स्पीड ऑफ 1600। अच्छा देखो, जहां स्पीड आ रही है आपका वहां BL भी लगेगा। पहले देख लेते हैं क्या क्या चीजें गिवन है। वेलोसिटी गिवन है 1600 किलोमीटर पर आवर, इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो 5/18 करके, देखते रहना। द वोल्टेज डिफरेंस डेवलप बिटवीन द एंड ऑफ विंग्स हैविंग अ स्पैन ऑफ 20 मीटर, लेंथ दे रखी है 20 मीटर, ठीक है। इफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द लोकेशन हैज दिस वैल्यू 5 × 10⁻⁻4 टेस्ला, ठीक है। और डिप एंगल कितना दे रखा है आपको 30 डिग्री, तो वहां से आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा। हम EMF का फॉर्मूला लगाएंगे BLV। वेलोसिटी है L है B चाहिए। अब देखो यहां हम बात कर रहे हैं जेट प्लेन की, जो ट्रेवल कर रहा है वेस्ट, ठीक है। तो वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे बेटा जेट प्लेन के लिए, एक पर्टिकुलर हाइट पे है जेट प्लेन, तो वर्टिकल कंपोनेंट आपका आएगा BB, और वही BB हम यहाँ रखेंगे। BB है B साइन थीटा, यानी कि B साइन 30। तो EMF क्या आ जाएगा BLB, तीनों चीजें हमारे पास, ठीक है। इस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। कहता है अ लॉन्ग सोलेनॉइड विद 10 टर्न्स पर सेंटीमीटर, 10 टर्न्स पर सेंटीमीटर आपकी नंबर डेंसिटी यानी कि छोटा है, हैज स्मॉल लूप ऑफ एरिया 3 सेंटीमीटर, प्लेस इनसाइड नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड, ठीक है। इफ द करंट carried by solenoid is 2 to 4 ampere in 0.2 सेकेंड। तो DI दिया है आपको, चेंज इन करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, DI/dt दिया, DI/dt दिया आपको 4 - 2, मैं तो बता देता हूँ I2 - I1/2, 4 - 2/0.2 सेकेंड, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं, एरिया दिया है, DI/dt दिया है। अच्छा अब क्या करें, व्हाट इज द इंड्यूस वोल्टेज इन द लूप। इंड्यूस वोल्टेज क्या होता है -dϕ/dt, ठीक है। फ्लक्स को आप क्या लिख सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। एक सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है
म्यू नॉट एन आई, और एन है हमारे पास, आई भी है, काम चल जाएगा। तो ईएमएफ आया डी म्यू नॉट एन आई ए बाई डी टी। म्यू नॉट ठीक है, एन ठीक है, ए ठीक है, डी आई बाई डी टी, और डी आई बाई डी टी आपको दे रखा है। ठीक है, हो गया क्वेश्चन खत्म। आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, एज शोन इन फिगर अ मेटल रॉड मेक्स कॉन्टैक्ट विद अ पार्शियल सर्किट एट कंप्लीट्स द सर्किट। ठीक है भाई, एक मेटल की रॉड है जो सर्किट को कंप्लीट कर रही है लेकिन खुद मूवेबल है। ठीक है, चलो इसको मैं अलग से ही बना के दिखा दूंगा आपको ये क्या चाह रहा है। द सर्किट एरिया इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ऑफ दिस मैग्नीट्यूड इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द टोटल सर्किट इज दिस। ठीक है, द फोर्स नीडेड टू मूव द रॉड एज इंडिकेटेड विथ कांस्टेंट स्पीड दिस 2 मीटर पर सेकेंड विल बी वॉट। आपको फोर्स निकालनी है भैया, इसकी निकालनी है फोर्स। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला क्या है, बिल साइन थीटा। थीटा कितना है, परपेंडिकुलर का मतलब थीटा 90, बी आई एल साइन 90। थीटा वाली प्रॉब्लम खत्म। लेंथ दिया उसने, क्वेश्चन में तो नहीं फिगर में दे रखी है 50 सेंटीमीटर। करंट दिया है, मैग्नेटिक फील्ड तो दिए इसने 0.15, टेस्ला। करंट ढूंढना है, करंट के लिए उसने मुझे एक तो रेजिस्टेंस दे दिया और वेलोसिटी दे दी। ईएमएफ निकाला जा सकता है, करंट को एक अलग तरीके से निकालते हैं। देखो सबसे पहले हम निकलेंगे ईएमएफ, बी है, एल है, बी है, ईएमएफ निकालो। करंट क्या हो जाएगा, ईएमएफ अपॉन में रेजिस्टेंस, आ गया करंट। इस करंट को उठा के यहाँ रखते हैं। समझ के क्या किया, क्या हमारे पास BLV लगाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड है, हाँ है, लेंथ है, हाँ है, V है, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, सब कुछ दे रखा है। ठीक है, उसके बाद इन चारों ऑप्शंस में से देख लेना कौन सा आंसर है। आगे चलते हैं। कहता है 2 मीटर लॉन्ग मेटलिक रॉड rotates with angular frequency 200 radian per second about an axis normal to the rod passing through its one end. ठीक है, the another end of the coil is in contact with a circular metallic ring. ठीक है, a constant magnetic field of 0.5 Tesla parallel to the axis exists everywhere. ठीक है, the EMF developed between the center and the ring is what। पहले हम देखते हैं यहाँ पर चीज़ें क्या क्या दी है। हमें ओमेगा दिया है, क्योंकि रेडियन वर्ड लिखा ना, रेडियन पर सेकंड में क्या होता है हमारा, ओमेगा। अगर रोटेशन या रिवॉल्यूशन पर सेकंड दिया होता तो वो होता फ्रीक्वेंसी, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपकी। ठीक है, और क्या दिया, हमें मैग्नेटिक फील्ड दी है 0.5 टेस्ला, बस। और कुछ नहीं दिया। हमारे पास फॉर्मूला क्या है ईएमएफ का, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, इसकी फिगर कैसी है वो देख लेंगे, लेकिन यहाँ पे लेंथ भी दी होनी चाहिए। ये रही लेंथ स्टार्टिंग 2 मीटर लॉन्ग। हो गया क्वेश्चन खत्म। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं इसका कंसेप्ट समझाता हूँ क्या कह रहा है।
ये कह रहा है एक मैग्नेटिक फील्ड, देखो आप, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैंने आउटसाइड बनाई है, और यहां पर एक ये सर्कुलर रिंग है जिसमें ये रॉड जो इस रिंग के रेडियस जैसा काम कर रही है, जिसका बीच का एंड हिंज्ड है। अब इसको आर कह लो, एल कह लो, जो तुम्हारा मन करे वो कह लो, वो घूम रही है और ये एंगल बन रहा है आपका थीटा। ठीक है, तो यहां हम करेंगे क्या, हम कहेंगे कि हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा कहां से आया, ईएमएफ निकालना है। बी एल बी का फॉर्मूला लगाएं, बी एल बी। ठीक है, यहां पर जो आपकी लेंथ है ना वो चेंज हो रही है एक एक्सिस के लिए। देखो, जब ये यहां पर थी तो वो लेंथ नहीं थी एक्स एक्सिस पे, जब वो यहां पर पहुंची तो ये थोड़ा सा चेंज आया डी आर। अच्छा, जब वो यहां पहुंची तो ये चेंज और बड़ा हुआ डी आर। ये चेंज बढ़ते बढ़ते यहां तक आ गया पूरा आर। तो इसमें चेंज आ रहा है 0 से आर तक, किसमें, डी आर में। अब इधर ध्यान दो, तो मैं कह रहा हूं यहां पर लेंथ है आपका डेल्टा आर, तो ईएमएफ क्या हो जाएगा, बी वी डी आर का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इंटीग्रेशन कहां से लेके कहां तक करना है, 0 से लेके आर तक, तो ईएमएफ क्या बन जाएगा, बी वी आर का इंटीग्रेशन। अब एक काम करते हैं, इस वी को खोलते हैं। हम जानते हैं कि v होता है आर ओमेगा। ठीक है, ये कहां से आया बता देता हूं मैं आपको थोड़ा सा पीछे से। हम जानते हैं थीटा होता है आर अपॉन रेडियस। डिफरेंशिएट करो थीटा को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट करो डिस्प्लेसमेंट को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये मिलेगा वेलोसिटी और ये मिलेगा एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी आएगा वेलोसिटी अपॉन में रेडियस। अब डिफरेंशिएट करो एंगुलर वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट करो वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपके पास आएगा अल्फा एक्सेलरेशन बाय रेडियस। अब इसको समझो, इसको समझो और इसको समझो, ये तीनों रिलेशन बहुत काम आते हैं, ये लीनियर और रोटेशनल मोशन के रिलेशन है। तो उसके हिसाब से अगर देखो तो v आता है आर ओमेगा, उठा के रख दो यहाँ पे, ईएमएफ इज इक्वल्स टू बी आर ओमेगा 0 टू आर डी आर। अब आर का इंटीग्रेशन करना है आपको, v ठीक है, ओमेगा ठीक है, आर का इंटीग्रेशन क्या होगा, आर स्क्वायर बाय 2। जीरो से लेके आर तक, तो ईएमएफ आएगा हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। इस ईएमएफ को आप यहां पुट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये पूरा एक्सप्रेशन भी समझा दिया और एक क्वेश्चन का क्वेश्चन हो गया, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। दो कॉइल्स है हमारे पास, ए एंड बी आर एज शोन इन फिगर। ठीक है, अ करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन बी एज शोन व्हेन ए मूव टुवर्ड्स बी। जब ए बी की तरफ आता है ना तो उसके अंदर करंट आने लगता है। हाँ, जब वो उसकी तरफ आएगा तो 0 टू मैक्सिमम होगा, नजदीक आ रहा है, दूर जा रहा होता तो मैक्सिमम टू 0, एंड स्टॉप व्हेन ए स्टॉप मूविंग। हाँ जी, इंड्यूस करंट पैदा हो रहा है। बी में इंड्यूस करंट तब पैदा होगा जब ए उसकी तरफ आएगा और मूव करना बंद कर देगा तो वो बंद कर देगा। ठीक है, द करंट इन कॉइल ए इज काउंटर क्लॉकवाइज, बी इज केप्ट स्टेशनरी व्हेन ए मूव्स। ठीक है, अब काउंटर क्लॉकवाइज को आप एंटी क्लॉकवाइज कह सकते हो। द करंट इन ए
इज काउंटर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ? ये these kept stationary when A moves, we can inform that क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं यहाँ पे? A, there is a constant current in clockwise direction of A, नहीं, there is no current in coil A, ये बात भी गलत है। there is a bearing current in coil A, ये बात हो सकती है C। हाँ, bearing current तो है यहाँ पे। there is a constant current in the counter clockwise direction A, वो तो काउंटर क्लॉकवाइज उसने ऊपर ही नाम दे रखा है, डी आंसर होगा। यहाँ पर कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है, करंट को वेरी कराने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि वो खुद मूव कर रहा है। ए के अंदर एक कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है जो बी के अंदर कांस्टेंट करंट इंड्यूस कर सकता है क्योंकि वो एक वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर होना चाहिए डी, कि भैया जो कॉइल ए है उसके अंदर एक कांस्टेंट करंट होना चाहिए काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, क्योंकि करंट ए की तरफ मूव कर रहा है, इस वजह से बी के अंदर इंड्यूस करंट पैदा हो जाएगा। अब जरा ध्यान दो। अब बच्चा सोचेगा दोनों की डायरेक्शन सेम है, नहीं। आप एक बार दोनों का ये रिंग बनाओ। अगर दोनों को मैं एक जैसी डायरेक्शन देता हूं, एक पॉइंट पे ले आओ, ये तो लेंस लॉ के हिसाब से एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, और जब मूव करना बंद कर देगा तो वो वाली बात भी ठीक है, जब स्टेशनरी कर देगा तो उसके अंदर कोई करंट पैदा नहीं होगा। सॉरी, इसकी डायरेक्शन में गलत बना रहा हूँ। अब ठीक है, ये लो, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, कह रहा है द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन कॉइल ए एंड बी इन सिचुएशन एज शोन इन फिगर इज व्हाट। अब भैया पहले एक बात समझ लो, यहाँ तो साउथ बनेगा, ये थोड़ी ब्लैक है फिगर इसलिए मैं रेड कलर का यूज कर रहा हूँ, ये साउथ बन गया। साउथ क्यों? ये दिखाई दे रहा है एक तो मेरे को रिंग, दूसरा जब ये साउथ बनेगा तो देखना करंट कैसे निकलेगा, ऐसे, ये और ऐसे जाएगा। डायरेक्शन देखो, तो आएगा पी से क्यू की तरफ, पी टू क्यू, और इधर नॉर्थ बनना चाहिए, दिख तो रहा नहीं है तो हम इधर साउथ बना देंगे जिस साइड पे दिख रहा है, जो सर्कल खुला हुआ है। तो यहां से ऐसे निकलेगा एक्स, वाई टू एक्स, वाई टू एक्स, साउथ तो यही कह रहा है, वाई टू एक्स या एक्स टू वाई, बात तो एक ही है। ये पी टू क्यू, वाई टू एक्स, कोई ऑप्शन है हमारे पास? पी टू क्यू, वाई टू एक्स, सी ऑप्शन होना चाहिए इसका। इसको चेक जरूर कर लेना बेटा, क्योंकि एनसीईआरटी में तो 3 पॉइंट दे रखे थे, इसको इसने क्वेश्चन खराब कर दिया है। ऐसे होता ना अगर यहाँ पर पी क्यू जेड तो बनता सही है, एक्स वाई जेड तो बनता 3 का, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज उसमें दिखाई देता। मैंने डायरेक्शन बना के दिखा दी तुम्हारे को, ठीक है। इसको चेक जरूर कर लेना, इसका आंसर क्या है आगे। इफ n इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, ठीक है, द वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस वेरीज विद n स्क्वायर। इसका भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था, L इक्वल्स टू म्यू नॉट a n स्क्वायर बाय L, ठीक है। आगे चलते हैं।
two solenoids of equal number of turns have their length and their radii in the same ratio 1:2. अच्छा, the ratio of their self induction या self inductance will be what? तो पहले तो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला लिखो, म्यू नॉट एन स्क्वायर। अब यहाँ पर उसने बोल दिया उनकी लेंथ, तो एन स्क्वायर पूरा लिखो, एक लेंथ बचेगी नीचे, और एरिया को लिख दो पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इसलिए खोल रहा हूँ क्योंकि उसने रेडियस मांगा है। क्या मांगा है? ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स इक्वल है, तो नंबर ऑफ टर्न्स को देखेंगे नहीं, रेडियस और लेंथ को देखेंगे। L1 by L2 इज इक्वल्स टू R स्क्वायर L, R1 L1 और R2 स्क्वायर L2। ठीक है, आओ देखो, तो यहां रेशो आती है आपकी स्क्वायर कर दें हम आपकी रेशो का देयर लेंथ एंड देयर रेडियस इन द रेशो 1:2। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला बन रहा है R1 by R2 का स्क्वायर L2 by L1। ये लो, ये है 1:2 की रेशो, ये भी 1:2 की रेशो है, तो ये उल्टा हो जाएगा, काटेंगे तो एक कट जाएगा, 1/2 बचेगा। ये आंसर होना चाहिए इसका, चेक कर लेना इसको, ये भी कैलकुलेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की। कह रहा है इफ द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ अ कॉइल ऑफ सोलेनॉइड इज डबल्ड। देखो, अगर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ डबल होंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा सेल्फ इंडक्शन पे? तो सेल्फ इंडक्शन का फॉर्मूला देखो, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स डबल, एल डबल का स्क्वायर यानी कि 4 टाइम्स, 4 टाइम्स डी पार्ट होगा इसका। अगला, अ मेटल रिंग कैप्ड सपोर्टेड बाय कार्डबोर्ड ऑन द टॉप ऑफ अ फिक्स्ड सोलेनॉइड। ठीक है, कैरी अ करंट आई एज शोन इन फिगर। ठीक है, तो ये कह रहा है एक सोलेनॉइड है, ये रहा वो सोलेनॉइड। ठीक है, सोलेनॉइड में करंट कैसा फ्लो कर रहा है? क्लॉकवाइज। ये डायरेक्शन जो है कैसी है? क्लॉकवाइज। ठीक है, अच्छा, इसके ऊपर एक कार्डबोर्ड लगाया हमने, कार्डबोर्ड प्लेस किया है, उस कार्डबोर्ड के ऊपर रिंग रखी है। ठीक है, अब कार्डबोर्ड तो सिर्फ सपोर्ट कर रहा है उस रिंग का। ठीक है, द सेंटर ऑफ रिंग एंड रिंग कोइंसाइड विद एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। इफ द करंट इन सोलेनॉइड इज स्विच ऑफ, अगर मैं स्विच ऑफ कर दूं यहाँ पर तो करंट बंद हो जाएगा, और अगर करंट बंद हो जाएगा तो क्या होगा? करंट बंद होने से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द मेटेलिक रिंग इंक्रीज करेगा? नहीं। करंट इंड्यूस इन द मेटेलिक रिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हाँ ये बात ठीक है। अच्छा, एक बात सुनो, यहां पर स्विच ऑफ हुआ है, स्विच ऑफ का मतलब क्या है? मैक्सिमम टू मिनिमम। मैक्सिमम टू मिनिमम का मतलब क्या है? सेम डायरेक्शन बाय लेंज लॉ। सेम डायरेक्शन का मतलब क्या है? अगर ये क्लॉकवाइज है करंट, तो इंड्यूस करंट भी होगा क्लॉकवाइज। तो करंट इंड्यूस इन द मेटेलिक रिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये बात ठीक लग रही है। मेटेलिक रिंग विल नॉट रिमेन ऑन कार्डबोर्ड, ये गलत है, कार्डबोर्ड पे रहेगी। ठीक है,
तो ये पॉइंट आया हमारे सामने, आंसर होना चाहिए इसका बी। ए और बी भी नहीं है, ठीक। मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज नहीं करेगा रिंग के अंदर। आगे चलते हैं। A circular coil of radius 6 centimeter, number of turns 20, rotate about its vertical diameter with an angular speed इतनी। ठीक है, अब देखो क्या क्या चीज दी है। रेडियस दिया है 6 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ टर्न्स दिए 20, वर्टिकल डायमीटर, रोटेट कर रहा है अपने वर्टिकल डायमीटर पे, एंगुलर वेलोसिटी दी, एंगुलर स्पीड को ओमेगा से दिखा देंगे 40 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, इन हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड टू इंटू 10⁻⁻² टेस्ला। If the coil form a closed loop of resistance 8 ohm, then average power loss due to joule heating is what? अच्छा, पावर लॉस निकालना है। पहले तो पावर का मतलब समझ लो आप। पावर क्या हो गया आपका? ईएमएफ इंटू आई। ठीक है, अब आपके पास ईएमएफ होना चाहिए, आई होना चाहिए, उसको देखो। अब आई तो है नहीं, तो आप ये लिख दो ईएमएफ इंटू ईएमएफ बाय आर, ईएमएफ स्क्वायर बाय आर। ये पावर का फॉर्मूला है। पावर नहीं निकालनी, एवरेज पावर निकालनी है। एवरेज पावर कैसे निकालेंगे? वो होगा पावर फाइनल माइनस पावर इनिशियल, पावर फाइनल प्लस पावर इनिशियल बाय 2। पावर फाइनल कितनी है? ई स्क्वायर बाय आर। पावर इनिशियली कितनी थी? 0 बाय 2। अब यहाँ पर ई निकालना है, ईएमएफ। ठीक है, आर हमारे को दे रखा है सीधा सीधा 8 ओम। ईएमएफ कैसे निकालेंगे? देखते हैं क्वेश्चन में किस फॉर्म में दे रखा है। एक सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस दे रखा है, नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं। ठीक है, तो ईएमएफ का फॉर्मूला हम ये लगा सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स ए बी डब्ल्यू। ठीक है, वही आपका नवाब वाला, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया, मैग्नेटिक फील्ड और डब्ल्यू। नंबर ऑफ टर्न्स कितने दिए उसने? 20। एरिया पाई आर स्क्वायर, आर देख लेना क्या दिया उसने, मैग्नेटिक फील्ड क्या दिया और ओमेगा क्या दिया। यहाँ से आया ईएमएफ, पावर आया आपका ईएमएफ का स्क्वायर बाय आर का हाफ। हाफ किस लिए किया है? क्योंकि उसने एवरेज मांगा है। इस बात पे ध्यान देना बेटा, सबसे ज़्यादा गलतियाँ इस 2 पे होती है। देखते हैं हम, यहाँ ऐसा कोई क्वेश्चन दे रखा है, आंसर दे रखा है जहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ तो बहुत दूर दूर दे रखे हैं, वरना आपको जनरली ऐसा देगा वो जिसपे आपको ई स्क्वायर बाय 2 का आंसर दिख रहा हो। ठीक है, ये देखो, ये डबल के आसपास ही आ रहे हैं दोनों। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, वो सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। यहाँ पर टैपिंग की जस्ट क्लोज किए। जस्ट क्लोज का मतलब समझो, 0 टू मैक्स, और टैपिंग की जस्ट क्लोज किए 0 टू मैक्स किए। इसका मतलब जो डायरेक्शन इसकी है उससे उल्टी डायरेक्शन इसकी होगी, यानी कि एक्स वाई जेड। देखो, एक्स वाई जेड ये डायरेक्शन होगी। अगला देखते हैं, द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू कॉइल डिपेंड्स ऑन मीडियम बिटवीन द कॉइल्स, हाँ करता है, डिस्टेंस बिटवीन द कॉइल, हाँ करता है, ओरिएंटेशन ऑफ द टू कॉइल्स, हाँ करता है। ऑल ऑफ दीज होगा इसका आंसर। अ डिस्क ऑफ रेडियस 0.1 m is rotating with angular frequency 10। ठीक है, इन अ नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ इतनी। हम जानते हैं ईएमएफ का फॉर्मूला है हाफ बी एल ओमेगा, उसको हमने पीछे किया था अभी।
ड्राइव किया था हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं हाफ को ऐसे रखूँ, बी ठीक है, एल स्क्वायर ठीक है, ओमेगा की वैल्यू खोल दो 2 पाई न्यू, तो 2 पाई और एल स्क्वायर, पहले 2 को 2 से काटो, पाई एल स्क्वायर क्या हो गया, एल आपका रेडियस है तो एरिया, ये फ्रीक्वेंसी। अब चीज़ें देखो, क्या आपको मैग्नेटिक फील्ड दिया है? हाँ दिया है, एरिया दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, क्वेश्चन समाप्त। मैग्नेटिक फील्ड है 0.1 टेस्ला, एरिया है 0.1, 0.1 तो रेडियस है, एरिया निकल जाएगा पाई आर स्क्वायर। और फ्रीक्वेंसी दी है 10 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। ठीक है, इसको सॉल्व करो आगे। द टोटल चार्ज induced in a conducting loop when it is moved in a magnetic field depend upon what? चार्ज किस पे डिपेंड करता है? इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टिंग लूप। देखते हैं, पहले हम चार्ज का फॉर्मूला देखते हैं। देखो, सबसे पहली बात, आप जानते हो करंट क्या होता है? डी क्यू बाई डी टी। तो डी क्यू क्या हो गया? आई डी टी, इंटीग्रेट बोथ साइड। करंट क्या होता है आपका? ई एम एफ बाई आर। ठीक है, तो क्यू आता है आपका, क्यू आता है आपका 1 अपॉन आर ई एम एफ बाई डी टी। अब ई एम एफ को आप लिख सकते हो डी फाई बाई डी टी। बोलो, आर लेना था हमारे यहाँ पे। तो चार्ज किस किस चीज पे डिपेंड करता है? ये डी टी से डी टी गया, डी फाई का इंटीग्रेशन आएगा फाई। तो चार्ज डिपेंड करता है फ्लक्स पे भी और रेजिस्टेंस पे भी। ठीक है, तो क्या कह रहा है वो? द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स? नहीं। इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स ओनली? नहीं। टोटल चार्ज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड रेजिस्टेंस? अब देखो, टोटल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स और रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है? हाँ करता है। फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स? नहीं। सी आंसर होना चाहिए इसका। टोटल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि फाई और रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अच्छा क्वेश्चन है। A solenoid is connected to a battery so that a steady current flow through it. एक steady current उससे flow कर सके। एक बैटरी से हमने solenoid को connect किया है। If an iron core is inserted into the solenoid, तो magnetic flux increase करेगा। Iron core is inserted, तो सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से इंड्यूस करंट डेवलप होगा, वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर इंड्यूस करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होगा तो नेट करंट गिर जाएगा। चलो देखते हैं उसमें से कोई ऑप्शन है। द करंट विल, अब ये करंट नेट करंट ही है, द करंट विल इंक्रीज नहीं, डिक्रीज हाँ, रिमेन सेम नहीं, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज नहीं, बी ऑप्शन होना चाहिए। करंट गिर जाएगा क्योंकि जैसे ही रॉड इंसर्ट करी, रॉड इंसर्ट करने के बाद मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज किया, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करने से इंड्यूस करंट डेवलप हुआ, वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में लेंज लॉ के हिसाब से, तो नेट करंट गिर जाएगा। अगला, द वेरिएशन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ with the time t in a coil, if a short bar magnet is moved along its axis with constant velocity is best represented by। अब मान लो एक शॉर्ट बार इसके अंदर से मूव की जाए, तो एक बार अंदर जाएगी, एक बार बाहर जाएगी,
तो ये तो नहीं होगा, ये तीनों एक ही डायरेक्शन में है, ये ठीक लग रहा है, एक बार अंदर जाएगी एक बार बाहर जाएगी। ठीक है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए कि जो पोलैरिटी है ईएमएफ की वो अपोजिट होगी दोनों केस में, जब वो अंदर जाएगी और जब वो बाहर जाएगी। ठीक है, तो मैग्नेट जब एंटर करेगी और जब मैग्नेट लीव करेगी उन दोनों केस में पोलैरिटी अपोजिट होगी, इसलिए एक बार पॉजिटिव होगी तो एक बार नेगेटिव होगी, इस वजह से बी आंसर होना चाहिए इसका। ठीक है, अगला देखते हैं। इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल इज इंक्रीज्ड बाय 2 टाइम्स। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा? म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है आपका? एम होता है म्यू नॉट N1 N2 एरिया L। अब ये भी डबल कर दिया और ये भी डबल कर दिया तो 4 टाइम्स हो जाएगी। सेम ऐसा ही क्वेश्चन अभी हमने L के लिए पढ़ा था सेल्फ इंडक्शन के लिए। अगला, if an infinitely long cylinder is kept parallel to a uniform magnetic field B directed along positive z axis। ठीक है, the direction of induced current on the surface of cylinder as seen from z axis will be what? अच्छा, एक इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंडर है, ठीक है, जिसको पैरेलल रखा गया है मैग्नेटिक फील्ड बी से। हाँ ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, तो जेड डायरेक्शन है और वो पैरेलल रखा गया। पैरेलल का मतलब क्या होगा? कहाँ गया पैरेलल वर्ड? ये द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, पैरेलल में करंट इंड्यूस नहीं होता, पैरेलल में करंट इंड्यूस नहीं होता, तो जवाब होगा सी। अगला क्वेश्चन, 2 इंडक्टर्स ऑफ इंडक्टेंस L each are connected in series with opposite magnetic flux। देखो भैया सीरीज में तो जुड़ता है, तो यहां से तो आपका L जोड़ दो तो 2L बनता है, एक जवाब। लेकिन हम एक बात और समझ लें, जब दो कॉइल जोड़ी जाती हैं तो उनमें म्यूचुअल इंडक्शन भी आ जाता है। तो यहाँ पर जो आना चाहिए था, इसका जवाब कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 30, वो आना चाहिए था L सीरीज इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2 प्लस उन दोनों का म्यूचुअल इंडक्शन -1। लेकिन यहाँ पर इस केस के लिए 2M इज निगलेक्टेड। अगर निगलेक्ट नहीं करता तो देता, उसने निगलेक्ट किया 2M को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। A copper rod of length L rotates about its end with angular velocity omega। ठीक है, in a uniform magnetic field B, the EMF developed between the ends of the rod if the field is normal to the plane is what? ये है आंसर। अभी हम इसका क्वेश्चन 2 बार कर चुके हैं। हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर बोलो या इसको आर स्क्वायर बोलो, बात एक ही है। ये इस तरीके से घूमता है, सॉरी, तो जो ये लेंथ है यही रेडियस है, ये लेंथ ऑफ रॉड ही रेडियस है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? अ लूप इज मेड अप ऑफ स्ट्रेट एज हैज 6 कॉर्नर। अच्छा, a loop is made up of straight edges has 6 corner A, B, C, D, E, F। ठीक है, ठीक है, अब इनके पॉइंट याद रखना, ये बनाना पड़ेगा मेरे को। अब मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल्स टू बी नॉट आई के, टेस्ला। आई के का मतलब यहाँ पर, आई का मतलब क्या है यहाँ पर? एक्स एक्सिस। जे का मतलब होता है वाई एक्सिस, वो नहीं है, और के का मतलब जेड एक्सिस। इज प्रेजेंट इन द रीजन द फ्लक्स पासिंग थ्रू द लूप। जो फ्लक्स पासिंग थ्रू द लूप होगा ए बी सी डी ई एफ ए, वो क्या होगा? पहले इसको बनाओ, ये कहाँ बनेगा? ये
3D ज्योमेट्री बना के देखते हैं। देखो ये तो आपका है 0 0 0,0,0। कौन सा पॉइंट है ये ए है। फिर है बी L,0,0। फिर है सी L,L,0। ठीक। फिर है डी। डी में 0 है x, 0 है z और y है l। ये डी है आपका। फिर है ई। ई में y और z l है। 0,L,L। ये ई है। फिर आता है एफ 0,0,L। ये बना है आपका लूप। ठीक है। लूप है ए बी सी डी। मैं इसको बना के दिखा रहा हूँ। ए बी सी डी ई एफ ए। एफ और लिखना है आपको। ठीक है। अब क्या चाहता है ये ए बी सी डी देखो आप। ये स्क्वायर पीस देखो। ए बी सी डी है। ये जिसको मैं पिंक कलर से फिल कर रहा हूँ, इस लूप को देखो। ठीक है। इसका एरिया क्या है एल स्क्वायर। ठीक है। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे है तो इसका नॉर्मल वेक्टर क्या होगा के। ठीक है। ये आई और जे पे है इसलिए इसका नॉर्मल वेक्टर होगा के। मैं लिख के दिखा रहा हूँ। ये आई। इसको और बड़ा बना देता हूँ। देखो ये है आई, ये है जे, ये है के। तो जो आपका ए बी सी डी लूप है वो परपेंडिकुलर कहाँ बैठ रहा है के पे। वो परपेंडिकुलर कहाँ बैठ रहा है के पे। और जो सी ई एफ ए लूप है उसके लिए एक और बॉक्स बनाते हैं। ये वाला जो लूप है इसमें भी आपका एल स्क्वायर आ रहा है एरिया। ये किस पे है के और जे पे। और के और जे का नॉर्मल क्या आएगा आई। ठीक है। अब इस बात को लिख लेते हैं। एरिया वेक्टर ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर के। एरिया वेक्टर ऑफ डी ई एफ ए इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर वेक्टर आई। ये दो बातें हैं। तो टोटल एरिया वेक्टर कितना हुआ एल स्क्वायर आई प्लस के। फ्लक्स कितना हुआ मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया का डॉट प्रोडक्ट। मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना पड़ेगा मेरे को। बी नॉट आई के डॉट एल स्क्वायर आई के। ठीक है।
आई के साथ जब डॉट प्रोडक्ट करेगा 1 बन जाएगा, के के साथ करेगा 1 बन जाएगा और आंसर आएगा बी नॉट एल स्क्वायर। ये आपका फ्लक्स आएगा। अब बी नॉट एल स्क्वायर ढूंढो, है कहीं? 1 और 1 भी 2 आ जाएगा। रुको देखो, आई के साथ मल्टीप्लाई के 1 बनेगा, ये तो 2 बी नॉट एल स्क्वायर, बी आंसर है इसका। अच्छा क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। कहता है a current of 1 ampere through a coil of inductance 200 मिली हेनरी। करंट कितना है? 1 एम्पियर। इंडक्टेंस L कितना है? 200 मिली हेनरी। 200 10 की पावर -3 हेनरी इज इंक्रीज एट अ रेट ऑफ 0.5। अच्छा, di/dt भी दे रखा है, 0.5 एम्पेयर पर सेकेंड। ठीक है। द एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर पर सेकेंड इज व्हाट? पहले तो समझो U क्या होता है, Li स्क्वायर। लेकिन उसने ये नहीं मांगा, उसने मांगा है du/dt। तो L I, एक I को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि मुझे di/dt दे रखा है, I दे रखा है, L दे रखा है, तो क्वेश्चन हो जाएगा 200 मिली हेनरी, 1 एम्पेयर और 0.5 एम्पेयर पर सेकेंड। इसको सॉल्व करो तो आपको रेट मिल जाएगा एनर्जी स्टोर्ड इन सोलेनॉइड का पर सेकेंड। ठीक है, ये पर सेकेंड से पता चला कि तुम्हें रेट निकालना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। A conducting circular loop is placed in a uniform magnetic field B। ठीक है, कंडक्टिंग सर्कुलर लूप को प्लेस किया गया है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में B 0.025 टेस्ला विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द लूप। ठीक है, उसका प्लेन परपेंडिकुलर है लूप से। यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड दे दी है और परपेंडिकुलर दिया है। अब जरा ध्यान दो, ये प्लेन है, ये प्लेन का नॉर्मल है, ये मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे थीटा 0 है। एक बात। दूसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है आपको 0.025 टेस्ला। द रेडियस ऑफ लूप इज मेड टू श्रिंक एट अ कांस्टेंट रेट 1 mm पर सेकेंड। तो dr/dt दे रखा है आपको। ठीक है, थीटा है, बी है और रेट है रेडियस का। मांग क्या रहा है हमसे? इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ के लिए मुझे फ्लक्स चाहिए होगा। देखते क्या क्या मिलता है। इंड्यूस ईएमएफ होगा d∅/dt अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है। फ्लक्स का फॉर्मूला है हमारे पास BA, थीटा 0 इसलिए cos थीटा नहीं लगाया मैंने। ठीक है, एरिया को खोलो, B पाई r स्क्वायर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब डिफरेंशिएट करते हैं इसको। ईएमएफ तो ठीक है हमारे पास, B ठीक है, पाई ठीक है, डिफरेंशिएट करो r स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या आएगा? B पाई 2r dr/dt। बात को समझना। ठीक है, अब r है दिया हुआ क्वेश्चन में, dr/dt तो है, हाँ दिया, रेडियस भी दिया नीचे, देखो हमने पढ़ा नहीं। द इंड्यूस ईएमएफ व्हेन रेडियस इज 2 सेंटीमीटर। मैग्नेटिक फील्ड है
पाई है 2 है 2 सेंटीमीटर, डी आर बाई डी टी है 1 mm पर सेकेंड। यहाँ से EMF आ जाएगा। इसको सॉल्व करो फिर बताओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू सिमिलर सर्कुलर लूप कैरिंग इक्वल करंट्स इन द सेम डायरेक्शन। अच्छा, ऑन मूविंग कॉइल फर्दर अपार्ट। अच्छा, दो सर्कुलर करंट कैरिंग लूप जिन दोनों में ही करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ठीक है, तो उनके इलेक्ट्रिक करंट पे क्या फर्क पड़ेगा? रिमेन अनऑल्टर्ड, नहीं फर्क पड़ेगा। इंक्रीज इन वन एंड डिक्रीज इन सेकेंड, ये भी गलत है। इंक्रीज इन बोथ या डिक्रीज इन बोथ, इंक्रीज इन बोथ। क्यों? दूर जा रहे हैं तो डायरेक्शन उल्टी होगी, लेकिन दूर जाने पर और दूर आने पास आने पर दोनों में ही केस में क्या होता है? इंड्यूस ईएमएफ पैदा होता है यहाँ पर। तो तुम कहोगे जब दोनों कॉइल जिनके अंदर सेम डायरेक्शन में करंट है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, ठीक है, अब जब वो एक दूसरे से सेपरेट करेंगी तो इंड्यूस करंट जो होगा वो उनको बढ़ावा देगा। अगर नजदीक आती तो इंड्यूस करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में पैदा होता। तो पहले आप यहां लिखो, इंड्यूस करंट will be developed in same direction as they move apart. So EMF or induced current will increase. तो जवाब है इंक्रीज इन बोथ डायरेक्शन, ठीक है। अगर ये नजदीक आ रहे होते तो इंड्यूस ईएमएफ तब भी डेवलप होता। तो यहाँ पर जो लिखा है रिमेन ऑल्टर, वो तब होता जब ये हिल डुल नहीं रहे होते। अगर मूव करेंगे तो चेंज आएगा, चेंज आएगा तो इंड्यूस करंट पैदा होगा। अगर चेंज इंक्रीज कर रहा होगा, नजदीक ला रहे होंगे, तो इंड्यूस ईएमएफ जो पैदा होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, नहीं तो सेम डायरेक्शन में, ठीक है।